हेलो स्टूडेंट्स, बटनेर आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गुरमीत सिंह और हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ रहे थे। कल हमने समानता का अधिकार पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, और जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। इसमें हम देखते हैं पहला अनुच्छेद 19। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप YouTube पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatner.ias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260, महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के, प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉयड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। अनुच्छेद 19 के 6 पार्ट हैं। अनुच्छेद 19 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अनुच्छेद 19 1 में
कुछ स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। हम बात करने जा रहे हैं वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। और अनुच्छेद 19(2) से लेकर अनुच्छेद 19(6) तक उन बातों का उल्लेख है जिसके आधार पर अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सके। 19(1) हमें स्वतंत्रताएं प्रदान करता है और 19(2), 3, 4, 5, 6 वो स्वतंत्रताएं जो हमें प्रदान है उन पर कुछ नियंत्रण स्थापित करती है। तो पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 19(1) में वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19(1) अनुच्छेद 19(1) के पुनः 6 भाग हैं। अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(b), अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद 19(1)(d), अनुच्छेद 19(1)(e), f और g। इन सभी के बारे में अपने को देखना है। पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 19(1)(a) में कौन कौन सी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। इसमें है भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर आपने प्रस्तावना वाली वीडियो देखी है तो उसमें हमने बात की थी, प्रस्तावना में भी हमें जो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है उसमें एक स्वतंत्रता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और वहाँ पर भी हमने बात की थी कि आजकल ऐसा ट्रेंड चल गया है कि ऐसे प्रश्न आते हैं कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में, नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्यों में, प्रस्तावना और मूल अधिकारों में, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो प्रस्तावना और मूल अधिकारों में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है प्रस्तावना में, और इधर है हम अपने अनुच्छेद 19(1)(a) में। अब भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपने विचार रखने का अधिकार है। हम चाहे बोलकर अपने विचार रखें, लिखकर अपने विचार रखें, या फिर सांकेतिक रूप से अपने विचार रखें। हम कोई फिल्म, किसी को कोई नाटक का आयोजन करके, यानी किसी भी तरीके से हम अपने विचार रख सकते हैं। भारतीय संविधान हमें ये स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन इसमें कुछ एक शर्तें भी हैं। अनुच्छेद 19(2) कहता है कि आप अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन आपके विचारों की जो शब्दावली है वो सदाचार होनी चाहिए, लोक व्यवस्था को किसी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए, देश की एकता को, देश की अखंडता को, देश की संप्रभुता को, विदेशी संबंधों को किसी तरीके का नुकसान होता है, न्यायपालिका की गरिमा पर आप किसी तरीके का प्रश्न उठाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया जाएगा, यानी आपको वो विचार रखने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो विचार रखने का अधिकार हमें दिया गया है, परंतु कुछ जो सीमाएं हैं वो भी हमें बता दी गई है कि इन सीमाओं के अंदर रहते हुए आप अपने विचार रख सकते हैं। यानी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निर्वाध स्वतंत्रता नहीं है, कुछ एक तर्क संगत अंकुश, तर्क संगत नियंत्रण स्थापित किया गया है जो कि आवश्यक भी है। अब विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या आता है उसके बारे में हम देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार का भारतीय संविधान में कहीं भी स्पष्टतः उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही माने जाते हैं। ध्वज फहराना, हम अपना भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा लेकर उसको फहरा रहे हैं, ये हमें अधिकार है। ये भी हमें भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही मिल रहा है। एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास PUCL के नाम से, जिसमें कहा गया था
कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनका पूर्व आचरण कैसा था, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में भी अगर हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये हमारा अधिकार है, यह हमारी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1)(b) सभी व्यक्तियों को शांतिपूर्वक तरीके से सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। शांतिपूर्वक तरीके से और बिना हथियारों के आप सभा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सेम शर्तें रहेगी कि आपको लोक व्यवस्था, सदाचार, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, विदेशी संबंध, इन सब का ख्याल रखना होगा। इन सब को अपने ख्याल में रखते हुए, इन चीज़ों को मानते हुए आपको सभा करने का, शांतिपूर्वक तरीके से सभा करने का हक है, अधिकार है, स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1)(c) हमें संगठन या फिर संघ बनाने की शक्ति प्रदान करता है। एक बार एग्जामिनर ने दोनों की जगह संगम शब्द लिख दिया था, संगम। तो संगठन हो जाए या फिर संघ हो जाए या संगम हो जाए, ये बनाने का अधिकार है। हम कैसा भी संगठन, हम कैसे भी कोई यूनियन बना सकते हैं। ये हमें स्वतंत्रता दी जा रही है अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत। अनुच्छेद 19(1)(d) में है कि सभी भारतीय नागरिकों को घूमने फिरने का अधिकार है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, यानी कि इसका मतलब है कि आवागमन की स्वतंत्रता है। लेकिन ये भी निर्बाध नहीं है, इस पर भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, एक राज्य था। आज वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया जा चुका है। तो उस समय जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ऐसे प्रावधान थे कि वहाँ पर आपको घूमने फिरने या फिर निवास करने की शक्ति, स्वतंत्रता जो है, उस पर कुछ नियंत्रण थे। तो घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, लेकिन इस पर भी कुछ नियंत्रण स्थापित किए गए हैं हमारे संविधान द्वारा। तो घूमने फिरने या फिर आवागमन की स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 19(1)(d) में। अनुच्छेद 19(1)(e) में रहने बसने यानी कि निवास की स्वतंत्रता। आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी सेम शर्त रहेगी कि कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप निवास नहीं कर सकते। जैसे हम पढ़ रहे थे कि जो इनर लाइन परमिट में जो राज्य आते हैं, छठी अनुसूची में जो राज्य आते हैं, वहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें निवास करने का हक नहीं है, वहाँ पर हम अपना स्थायी निवास नहीं बना सकते। तो कुछ सीमा तक हमारी निवास की स्वतंत्रता को भी नियंत्रित किया गया है। एफ में था अब नहीं है, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, एक बार उसको हम लिख लेते हैं। और जी में है व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, वृत्ति आजीविका की स्वतंत्रता। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता को यहाँ से हटा दिया गया और इसका उल्लेख कर दिया गया अनुच्छेद 300(a) में, और इसको बना दिया गया कानूनी अधिकार, इसको बना दिया गया विधिक अधिकार। 31वां अनुच्छेद जिसमें संपत्ति का अधिकार था और अनुच्छेद 19(1)(f) जिसमें संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता है, इन दोनों चीज़ों को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में
अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी या फिर विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) में 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक तरीके से सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, निर्बाध घूमने फिरने की स्वतंत्रता यानी कि आवागमन की स्वतंत्रता, रहने बसने यानी कि निवास की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है, और व्यापार वाणिज्य यानी कि वृत्ति या फिर आजीविका की स्वतंत्रता। ये 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख अनुच्छेद 19(1) में है। अनुच्छेद 19(2) से लेकर अनुच्छेद 19(6) तक हम बात कर चुके हैं कि इनमें उन बातों का उल्लेख है जिसके आधार पर 19(1) में दी गई स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सके। देश की एकता, अखंडता, विदेशी संबंध, न्यायपालिका की गरिमा, सदाचार, लोक व्यवस्था, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इन स्वतंत्रताओं का उपभोग करना है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 19। अब इसमें एक दो बातें और हैं कि जो 97वां संविधान संशोधन था 2012 में हुआ था, उसमें एक चीज़ और उल्लेख कर दी गई कि जो सहकारी संस्थाओं की स्थापना है वो अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही हमें प्राप्त होती है। जो सहकारी संस्थाओं की स्थापना है वो हम स्थापित कर सकते हैं, इसकी शक्ति, इसकी स्वतंत्रता हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 19(1)(c) से। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि सहकारी संस्थाओं की स्थापना हम किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत। अगला है दोष सिद्धि का अधिकार, और इसमें 3 बातों का उल्लेख है। इसमें 3 बातें हैं। पहला है कि जब किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, जब किसी व्यक्ति ने अपराध किया है उसे उसी समय के कानून के तहत सज़ा मिलेगी। उसी समय का जो कानून है उसके तहत सज़ा मिलेगी। मान लीजिए आज किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है और मान लेते हैं कि उस जुर्म की जो सज़ा है वो है 20 वर्ष। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने आज किसी अन्य व्यक्ति का कत्ल कर दिया है और आज के टाइम उस कत्ल की सज़ा है 20 वर्ष, और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और इस दौरान कानून चेंज हो गया और प्रावधान कर दिया गया कि कत्ल की सज़ा क्या होगी? फांसी। तो उस मुजरिम को फांसी नहीं होगी, क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि उस व्यक्ति को वो सज़ा दी जाएगी जो जुर्म करते समय उल्लेखित थी। और जब कोई व्यक्ति जुर्म कर रहा था हमारे उदाहरण के अनुकूल तो 20 वर्ष की सज़ा का प्रावधान था, बाद में फांसी का प्रावधान हो गया, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 20 वर्ष की ही सज़ा मिलेगी। फांसी किसी भी रूप में उसको नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये उसका दोष सिद्धि का अधिकार कहता है। लेकिन अगर मान लीजिए परिस्थिति उल्टी होती कि जब उस व्यक्ति ने जुर्म किया, सज़ा का प्रावधान था फांसी, और बाद में सरकार ने इसमें संशोधन करके कर दिया 20 वर्ष, तो ऐसी परिस्थिति में भी उस मुजरिम को 20 वर्ष की ही सज़ा होगी, क्योंकि संविधान में ये भी उल्लेखित है कि बैक डेट का कानून मुजरिम के फ़ायदे के लिए प्रयोग हो सकता है, मुजरिम के नुकसान के लिए नहीं। और दोनों ही परिस्थितियों में मुजरिम का फ़ायदा कहाँ है? 20 वर्ष में। यानी कि अगर जुर्म करने से पहले और जुर्म करने के बाद में किसी भी तरीके से सज़ा में परिवर्तन होता है तो दोनों ही परिस्थितियों में मुजरिम को छोटे वाली या फिर कम वाली सज़ा मिलेगी।
अगर पहले भी फांसी का प्रावधान था और आज भी फांसी का प्रावधान है तो फांसी मिलनी ही है। लेकिन अगर कानून चेंज होता है तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को जो कम सज़ा है वो मिलेगी। दूसरा है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए, एक जुर्म के लिए 2 बार या 2 सजाएं नहीं दी जाएगी। 2 बार या 2 सजाएं, अगर एक जुर्म किया है तो 1 सज़ा, 2 जुर्म किए हैं तो 2 सजाएं, और अगर 3 जुर्म किए हैं तो 3 सजाएं दी जा सकती है। लेकिन एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। कई बार ऐसा होता है कि किसी अभियुक्त, किसी मुजरिम को 10 साल की तो सज़ा दे दी गई, प्लस में उस पर 5 लाख या 10 लाख आर्थिक जुर्माना लगा दिया गया, तो ये 2 सज़ाएं नहीं मानी जाएगी, ये एक ही सज़ा है। 10 साल की कैद प्लस 10 लाख जुर्माना अगर लगाया गया है तो एक ही सज़ा मानी जाएगी, 2 सज़ाएं नहीं मानी जाएगी। लेकिन हमारा कोड ये कहता है कि 2 बार सज़ा किसी को नहीं दी जा सकती। अगर एक जुर्म किया है तो उसको एक ही सज़ा दी जानी चाहिए। तीसरा इसका जो क्लोज है वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म कर दिया है और उसने ये स्वीकार कर लिया है कि भाई उसने ये जुर्म किया है तो ठीक है, लेकिन अगर वो स्वीकार नहीं कर रहा तो किसी भी तरीके से उसको शारीरिक मानसिक कष्ट देकर उससे ये मनवाया नहीं जाएगा कि उसने ये जुर्म किया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 20 का क्लोज तीसरा व्यक्ति को चुप रहने का अधिकार देता है। अगर हमें बोलने का अधिकार अनुच्छेद 19 प्रदान कर रहा है तो अनुच्छेद 20 हमें चुप रहने का अधिकार देता है। कोर्ट में हमें पेश किया गया, अदालत में हमसे पूछा जा रहा है, हम बिल्कुल वहाँ पे चुप खड़े हैं तो हम चुप रह सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। वकीलों ने दलीलें दे दे के ये साबित कर दिया कि ये बंदा मुजरिम है तो ठीक है, वरना हमसे ये मनवाया नहीं जाएगा, वादे नहीं किया जाएगा कि आप अपने ही खिलाफ गवाही दो। ऐसा कोर्ट नहीं कर सकता। ऐसा करना व्यक्ति के अनुच्छेद 20 का सरेआम उल्लंघन है। तो अनुच्छेद 19 बोलने का अधिकार प्रदान कर रहा है और अनुच्छेद 20 हमें चुप रहने का अधिकार दे रहा है। सैलवी बनाम कर्नाटक राज्य, सैलवी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 में एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट के पास। सैलवी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 एक वाद सुप्रीम कोर्ट में आया और इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नार्को या फिर ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये भी अनुच्छेद 20 के क्लोज 3 के अंतर्गत आता है। नार्को या ब्रेन मैपिंग करना स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए वादे करने जैसा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि किसी भी व्यक्ति को जब स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए वादे किया ही नहीं जा सकता तो उसके खिलाफ नार्को या फिर ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी किसी भी हालत में नहीं किए जाने चाहिए। तो ये हमारा अनुच्छेद 20 है। 3 बातें हैं। जब किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे उसी समय के कानून के तहत सज़ा मिलेगी। दूसरा, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। और तीसरा जो इसका क्लोज है वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी व्यक्ति को चुप रहने का अधिकार है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता।
ये काफ़ी विवादित अनुच्छेद है, काफ़ी विवादित ये अपनी स्वतंत्रता है और काफ़ी विस्तृत भी अनुच्छेद है। इसमें बहुत सारी बातें बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा जुड़ती रही है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति को जीने का अधिकार है, आपको जीवन जीने का अधिकार है और जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत क्या कुछ आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में बताया कि जीवन जीने का अधिकार का मतलब क्या है और बहुत से निर्णय इसके संदर्भ में दिए गए। तो लगभग 60 अधिकार इसके अंतर्गत शामिल कर लिए गए। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, बोलने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, मतलब बहुत सारे अधिकार हैं। इन सभी अधिकारों को एक एक निर्णय करके शामिल कर दिया गया और वर्तमान समय तक लगभग 60 अधिकार इसके अंतर्गत उल्लेखित हैं। यानी जीवन जीने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए और जो कुछ भी चाहिए वो किस में आएगा, अनुच्छेद 21 में। हमें जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन क्या हमें मरने का अधिकार है? यह बड़ा विवादित मुद्दा रहा है, मरने का अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को मरने का अधिकार नहीं है। जैन जो धर्म है, जैन धर्म में एक प्रथा है जिसे बोलते हैं संथारा प्रथा, या जिसको बोलते हैं सलेखना पद्धति, सलेखना, जिसमें जो जैन मुनि होते हैं कई दिनों तक भूखे प्यासे रहते हैं और इस भूखे प्यासे रहने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और वो अपना जीवन त्याग देते हैं, अपना शरीर त्याग देते हैं। इसको बोलते हैं संथारा प्रथा। तो हमें मरने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो जैन मुनि हैं वो संथारा प्रथा द्वारा अपने प्राण त्याग रहे हैं, अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, जबकि इच्छा मृत्यु का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या किया जाए? क्या जो जैन धर्म में संथारा प्रथा है, क्या वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको परिभाषित करते हुए बताया कि ये उल्लंघन नहीं है, मरने का अधिकार हमें नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में अच्छा भला स्वस्थ व्यक्ति अगर मरना चाहता है, आत्महत्या करता है या इच्छा मृत्यु चाहता है, तो वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। लेकिन जैनों में जो संथारा प्रथा है ये इनका धार्मिक कृत्य है, ये इनका धार्मिक कृत्य है। ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मिली धार्मिक स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं, न कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहे हैं। तो जैनों में प्रचलित संथारा प्रथा उनका धार्मिक कृत्य है, क्योंकि अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने का अधिकार है और संथारा प्रथा उनका धर्म के अनुरूप आचरण है, तो कर सकते हैं। लेकिन औसत जो व्यक्ति है, सामान्य जो व्यक्ति है, उनको मरने का अधिकार नहीं है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ समय में एक निर्णय दिया था जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, आज ऐसा एक वसीयतनामा लिखे जाता है कि कल को अगर मैं ऐसी स्थिति में पहुंच जाता हूं कि मेरे बचने की संभावना लेश मात्र भी नहीं है, जो विशेषज्ञ लोग हैं, बड़े डॉक्टर हैं, वो ये साबित कर दें कि ये व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता, ये असाध्य रोग से पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में हमारे उस वसीयतनामे को दिखाकर हमारी मुक्ति करवाई जा सकती है। लेकिन वो भी किसी भी तरीके से मरने का अधिकार नहीं है, इच्छा मृत्यु नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मरा जा सकता है जब कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित हो जाता है जिसके ठीक होने की संभावना 0% है। तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति की मुक्ति करना किसी भी तरीके से मरने का अधिकार में नहीं आएगा। अनुच्छेद 21 में ही इसका एक और क्लोज है, अनुच्छेद 21A, जिसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में, जिसमें लिखा गया था कि जो 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चे हैं उनको ये अधिकार है कि वे निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें। 6 से 14 आयु वर्ष के सभी बालकों का ये अधिकार है
की जो शिक्षा प्राथमिक है, जो अनिवार्य है, वो प्राप्त करें। तो ये उनका अधिकार है। इसे जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 21A में। यानी कि प्राथमिक शिक्षा और व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, उसका मूल अधिकार है कि वो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करे 6 से 14 आयु वर्ष। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करना हमारा मूल अधिकार नहीं है, परंतु प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना मूल अधिकार है। अगला है अनुच्छेद 22। गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार। यानी कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें पहला है कि गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, उसका उचित कारण जानना उसका मौलिक अधिकार है। बिना कारण बताए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो ये उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दूसरा, वकील की सहायता प्राप्त करने का अधिकार। वकील की सहायता यानी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको ये अधिकार होता है कि वो अपना पक्ष रखने के लिए, अपने मामले की पैरवी करने के लिए एक वकील ले सके। तो वकील की सहायता लेना भी उसका मौलिक अधिकार है। और तीसरा जो उसका अधिकार है, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार। यानी कि जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो तब से लेकर 24 घंटे के भीतर उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अभियुक्त को 24 घंटे से अधिक समय तक थाने में नहीं रखा जा सकता। इसमें छुट्टी प्लस आने जाने का समय काउंट नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और लाने में 5 घंटे लग गए, उसके बाद वो 24 घंटे थाने में रहा, तो उसको 24 घंटे ही माना जाएगा, न कि 29 घंटे। आने जाने का समय और छुट्टी का समय इसमें काउंट नहीं होगा। अगर छुट्टी नहीं है और आने जाने के समय को निकाल दें, यानी थाने के अंदर जो है वो 24 घंटे से अधिक नहीं रखा जाएगा। तो 3 अधिकार प्राप्त होते हैं जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है। कारण जानने का अधिकार कि भाई गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरा, वकील की सहायता प्राप्त करने का अधिकार। और तीसरा, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार। इसमें एक चीज और भी उल्लेख है, जो है निरोधक कानून। निरोधक कानून कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो उसको ये तीनों अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। यानी अगर किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर रहे हैं निरोधक कानून के अंतर्गत, तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताने का, वकील की सहायता प्राप्त करने का और मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार नहीं होता। अब ये निरोधक कानून क्या होता है? जब कभी राज्य को ऐसा लगे, प्रशासन को ऐसा लगे कि अमुक व्यक्ति प्रशासन के लिए एक सिरदर्द बन सकता है, वो लोक व्यवस्था को बिगाड़ सकता है, तो उस व्यक्ति को शक के आधार पर, या कोई पेशेवर मुजरिम है जो बार बार लोक व्यवस्था को भंग करता है, तो उस पेशेवर मुजरिम को बिना किसी कारण के पकड़कर थाने में रखा जा सकता है। उसे बोलते हैं निरोधक कानून। ऐसी परिस्थिति में अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को जो तीनों अधिकार थे, कारण जानने का अधिकार, वकील की सहायता प्राप्त करने का अधिकार और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार नहीं प्राप्त होता। तो ये था हमारा अनुच्छेद 22। इसके साथ ही हमारा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22
कंप्लीट होता है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद हैं 23 से 24, 2 ही अनुच्छेद इसमें उल्लेखित हैं। और हम पहला देखते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में लिखा गया है कि राज्य बेगार और मानव के दुर्व्यापार पर रोक लगाएगा। बेगार प्रथा पे और मानव की खरीद फरोख्त पे कि इंसान का क्रय विक्रय न किया जाए, इस चीज़ पे रोक लगाएगा। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 23 में। बेगार का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति से बिना पारिश्रमिक दिए, बिना उसका वेतन दिए मुफ्त में काम नहीं करवाया जा सकता। और अगर ऐसा करवा रहा है या राज्य या कोई अन्य व्यक्ति, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। मानव के दुर्व्यापार पर रोक लगाई जाएगी। इसका मतलब है कि व्यक्ति की खरीद फरोख्त नहीं होगी। और इसका मतलब ये भी है कि राज्य वेश्यावृत्ति पे रोक लगाएगा, क्योंकि वेश्यावृत्ति भी मानव का दुर्व्यापार के अंतर्गत ही आता है। तो 2 ही चीज़ें हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है कि राज्य चाहे तो राष्ट्रहित में लोगों से बेगार करवा सकता है। राष्ट्रहित में अगर बेगार करवाई जा रही है तो वो किसी भी तरीके से अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं है। देश की सेवा करने के लिए अगर हम बिना पारिश्रमिक लिए कुछ काम कर रहे हैं, बिना सैलरी लिए अगर हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो किसी भी तरीके से बेगार नहीं मानी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उसे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा। अगला है अनुच्छेद 24, जिसमें लिखा गया है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनसे परिश्रम नहीं करवाया जाएगा। किसी भी खतरनाक उद्योगों में उनसे श्रम नहीं करवाया जाएगा। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कोई भी काम नहीं करवाया जाएगा। क्योंकि अभी हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद 21A, और 21A कहता है कि 6 से 14 आयु वर्ष का जो बच्चा है उसको शिक्षा का अधिकार है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और अगर वो परिश्रम करेगा तो शिक्षा का प्राप्त करेगा। तो पहला अधिकार उसका है शिक्षा प्राप्त करने का, तो उसको शिक्षा प्राप्त करनी दी जाए। और अगर उसको इस काम से रोककर उससे परिश्रम करवाया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति परिश्रम करवा रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। तो अनुच्छेद 24 में सिर्फ एक ही बात का उल्लेख है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का श्रम नहीं करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज हमने स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध जो हमें अधिकार हैं उसके बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।